हेलो दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका एसपी नॉलेज लाइव हमारी इस यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी वीडियो जिनके बारे में है उनका नाम है द ग्रेट मास्टर बोधिधर्मन। तो आज हम जानेंगे बोधिधर्मन की जिंदगी के वो राज जो आज भी इतिहास के पन्नों में दबे हुए हैं और भारत में बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। तो आज हम जानेंगे बोधिधर्मन की जीवन गाथा हमारी इस वीडियो के माध्यम से, तो अंत तक जरूर देखिए। बोधिधर्मन का जन्म 5वीं या 6वीं शताब्दी में हुआ था। इतिहासकारों के मुताबिक उनका जन्म दक्षिण भारत में स्थित पल्लव राज्य के कांचीपुरम इस गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगंध था और वो पल्लव राज्य के राजा थे। बोधिधर्मन उनके तीसरे पुत्र थे। बोधिधर्मन की जिंदगी शुरुआत से ही साधुओं वाली नहीं थी और ना ही वो किसी बौद्ध साधु के वंशज थे। असल में तो वो एक रईस राजकुमार थे। सारी सुख सुविधाएं और बेशुमार दौलत होने के बावजूद भी उन्हें कोई भी राजशाही शौक की आदत नहीं थी। उन्हें सांसारिक सुखों और मोह माया से कोई लगाव नहीं था। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही अपना राजपाट छोड़ दिया और बौद्ध भिक्षु बनने का फैसला कर लिया। बोधिधर्मन बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे। बौद्ध साधुओं की सरल साधारण जीवन शैली का उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। 7 साल की छोटी सी उम्र में ही वो अलौकिक ज्ञान की शक्ति लोगों को दिखाने लगे थे। यही नहीं, उन्होंने अपने जीवन की शुरुआती दिनों में ही लड़ने की कला भी सीखी और उसमें वो निपुण भी हो गए थे। लेकिन उनका इन सब में मन नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को पूरी तरह से अपना लिया और साधु बन गए। बौद्ध धर्म में गहरी रुचि होने के कारण उन्होंने गुरु महाकश्यप से ज्ञान लेना शुरू कर दिया और फिर ज्ञान सीखने की कला से बौद्ध भिक्षु बनने की शुरुआत कर दी और अपने गुरुओं के साथ और बौद्ध भिक्षुओं के साथ एक सीधा साधा सरल जीवन व्यतीत करने लगे और भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करने लगे। वही बौद्ध भिक्षु बनने से पहले उनका नाम बोधिधारा था, जिसे बाद में बदलकर उन्होंने बोधिधर्मन रख दिया। बोधिधर्मन 22 साल की उम्र में ही पूरे ज्ञानी हो गए थे और फिर उन्होंने अपने गुरु के मार्गदर्शक से अपनी धर्म शिक्षाओं का पूरे भारत में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद बोधिधर्मन को महात्मा गौतम बुद्ध की चली आ रही परंपराओं का 28वां आचार्य बना दिया गया। गुरु महाकश्यप की मृत्यु के बाद उन्होंने मठ को छोड़ दिया था और अपने गुरुओं की इच्छा को पूरा करने के लिए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो चीन चले गए, जहाँ पर उन्होंने महात्मा गौतम बुद्ध की उपदेशों और उनकी शिक्षाओं का जमकर प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। और वहाँ उन्होंने न तो सिर्फ बौद्ध धर्म की मोह रखी, ताकि मार्शल आर्ट को भी आज़ाद किया। कुंग फू मार्शल आर्ट एक बहुत ही अच्छी विद्या है, लेकिन ये कला भारत में होते हुए चीन और जापान जैसे देशों में जाके कैसे पहुंच गई। अगर इतिहास के पन्नों को खोलकर देखा जाए तो ऐसे तथ्य मिलते हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। आखिर बोधिधर्मन चीन कैसे पहुंच गए? आखिर उनका चीन पहुंचने का मकसद क्या था? इन बातों को लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतिहासकारों और विद्वानों के मुताबिक उनको चीन पहुंचने में लगभग 3 साल का लंबा समय लग गया था। 3 साल के लंबे सफर के बाद बोधिधर्मन चीन के नानजिंग इस गांव में पहुंचे। चीन के नानजिंग इस गांव में पहुंचने पर वहां उनका बहुत अच्छा स्वागत नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर रहने वाले गांव के लोग और ज्योतिषाचार्य ने पहले ही भविष्यवाणी कर रखी थी कि उनके गांव पर एक बहुत बड़ा संकट विपदा आने वाली है। बोधिधर्मन जब उनके गाँव पहुँचे तो उनको लगा कि यही वो विपदा है जो आने वाली थी। फिर उन्होंने उनको उस गाँव से बाहर निकाल दिया। गांव से बाहर निकाल देने पर बोधिधर्मन पास में के जंगल में जाके रहने लगे। अगर गांव वालों को लगा कि जो विपदा आई थी वो चली गई थी। असल में उनको क्या पता था कि विपदा का मतलब आने वाली एक महामारी है। जब महामारी आई और लोग एक एक करके मरने लगे, जिन जिन कोई बीमारी होती थी उन लोगों को उस गाँव से बाहर ले जाकर पटक दिया जाता था, ताकि दूसरों को इस बीमारी का संक्रमण ना हो। बोधिधर्मन ना तो सिर्फ धर्म शिक्षाओं के ज्ञानी थे, बल्कि औषध विज्ञान का भी गुण ज्ञान रखते थे। उन्होंने उन बीमार ग्रसित हुए लोगों का अपनी आयुर्वेद चिकित्सा से उनका इलाज कर दिया और गांव के लोगों के सामने लाकर उन्हें खड़ा कर दिया। उन बीमारी से ठीक हुए लोगों को देखकर बाकी सब गाँव वालों ने यह फैसला कर लिया कि ये कोई आम इंसान नहीं है और सब लोग उनकी शरण में आए और उनको भगवान का दर्जा देने लगे। सब लोग उनके कदमों में गिर गए और उन्हें मान सम्मान देने लगे और उन्होंने अपने गांव में उन्हें शरण दी। उसके बाद बोधिधर्मन ने उसी गांव में से समझदार लोगों को जड़ी बूटी कूटने पीसने का काम पर लगा दिया
और उन्होंने गांव में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाकर लोगों को बीमारियों से बचा लिया। वहाँ के लोग समझ गए कि जिसे हम संकट समझ रहे थे, असल में वो हमारे लिए संकटहर्ता के रूप में हमारे गांव में आए हैं। कुछ दिन बीत गए, अभी एक संकट टला नहीं कि दूसरा संकट गांव पर आ गया। कुछ लुटेरे आए और उन्होंने गांव पर हमला करना शुरू कर दिया। लोग डर गए और हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। हर तरफ कत्लेआम हो रहा था और लोग सोच में पड़ गए कि इन मुसीबत से अब कैसे छुटकारा पाया जाए। जबकि बोधिधर्मन गांव में ही मौजूद थे, वो जाकर उन लुटेरों के सामने खड़े हो गए। बोधिधर्मन को उन लुटेरों के सामने देखकर गांव के लोग सोच में पड़ गए। उनको यही बात मालूम थी कि बोधिधर्मन सिर्फ औषध विज्ञान के ही ज्ञानी है, लेकिन वो लोग ये बात नहीं जानते थे कि औषध विज्ञान के साथ साथ आत्मरक्षा और सम्मोहन विद्या के भी वो बहुत बड़े उस्ताद हैं। उन्होंने पंच तत्वों को भी अपने काबू में कर लिया था। बोधिधर्मन ने अपनी आत्मरक्षा और सम्मोहन विद्या, इन कला के बलबूते उन सभी लुटेरों का अकेले ही सामना किया। आत्मरक्षा इस प्रकार में एक महत्वपूर्ण अंग है कलारियपट्टू। दरअसल एक प्राचीन नाम है जिसे आज के आधुनिक युग के नाम में मार्शल आर्ट के नाम से जाना जाता है। दरअसल एक प्राचीन कला थी जो भारत में होते हुए बोधिधर्मन के कारण चीन में जाके पहुंच गई। बोधिधर्मन ने इन्हीं कलाओं के बल पर उन सभी लुटेरों का अकेले ही सामना किया और उन सबको गांव से बाहर निकाल दिया। बोधिधर्मन का ये कारनामा देख के गाँव के लोग दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने ऐसी अद्भुत कला ना तो कभी देखी थी और ना ही किसी से सुनी थी। उन सभी ने वो कला सीखने की मांग कर दी। गांव वालों की बात मानकर उन्होंने अपनी अद्भुत कला उन लोगों को सिखाने के लिए हामी भर दी और उन सबको अपनी कला सिखाने लगे। हमारे भारत में कई लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर उठता होगा कि आखिर बोधिधर्मन चाइना क्यों गए। तो जवाब ये है कि उनका मकसद वहाँ पर जाकर चीन के लोगों को मार्शल आर्ट ऐसी कला सिखाने नहीं था। उनका खास मकसद था कि अपने बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके। चीन जाकर अपने बौद्ध भिक्षुओं के साथ में शाओलिन टेम्पल इस मंदिर में जाके रहने लगे और अपना बौद्ध धर्म का प्रचार करने के साथ साथ ये अपनी अद्भुत कलाएं लोगों को सिखाने लगे। कुछ साल बीत गए और कुछ सालों बाद उन्होंने अपने देश भारत वापस आने की इच्छा जताई। उनकी ये बात सुनकर वहाँ के लोग फिर सोच में पड़ गए। फिर वहाँ के ज्योतिषाचार्य ने भविष्यवाणी की कि अगर बोधिधर्मन यहाँ से वापस चले गए तो हमारे गांव पर फिर से मुसीबतों का साया आ पड़ेगा, फिर से विपदा आएगी। किसी भी हालत में वो यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए, ऐसा ज्योतिषाचार्य ने कहा। इसीलिए एक रात गांव के लोगों ने उनके खाने में धोखे से जहर मिला दिया, क्योंकि वो लोग भली भांति जानते थे कि हम सब लोग मिलकर भी उनका सामना नहीं कर सकते। लेकिन बोधिधर्मन ये बात भली भांति जानते थे कि इन सब ने उनके खाने में जहर मिला दिया। बोधिधर्मन ने गाँव वालों से सवाल किया कि तुमने ऐसा आखिर किया क्यों। तो गाँव वालों ने जवाब दिया कि हमारे ज्योतिष आचार्य की भविष्यवाणी के मुताबिक अगर आप यहाँ से चले गए तो हमारे गाँव पर फिर से संकट आने की संभावना है, इसीलिए हमने ऐसा किया। बोधिधर्मन ने उन लोगों की बात मान ली और वह जहर मिला हुआ खाना खा लिया और हंसते हंसते अपनी जान दे दी। वो अगर चाहते तो उनकी बातों को न मानकर और उन सबका मुकाबला करके अपने भारत देश वापस आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। चीन के लोगों का ऐसा मानना था कि अगर बौद्ध धर्मन का मृत शरीर भी हमारी ज़मीन में आके दफन कर दिया जाए तो हमारे गाँव पर कोई संकट नहीं आएगा। इस कारण उन्होंने धोखे से उनकी हत्या कर दी और अब उनके शरीर को चीन के ज़मीन में दफना दिया। बोधिधर्मन की मृत्यु के बाद बोधिधर्मन ने जिन जिन लोगों को ये कला सिखाई थी उन सब ने वो कला को आगे लेके गए। तो ये कहानी थी दोस्तों इतिहास के एक ऐसे महान व्यक्ति की जिसने दुनिया भर में तो खूब नाम रोशन किया, लेकिन अपने खुद के ही भारत देश में इसे कोई पहचान नहीं मिली। चीन का शाओलिन टेम्पल तो आप सब जानते ही होंगे। चीन का शाओलिन टेम्पल जो कुंफू कराटे मार्शल आर्ट सीखने की सबसे अच्छी जगह माना जाता है। लोग दूर दूर से यहाँ पे कुंफू कराटे मार्शल आर्ट सीखने आते हैं। दुनिया को मार्शल आर्ट की कला देने वाले शख्स चाइना में धामो, कोरिया में दालमा, जापान में दागुमा, थाईलैंड में तकमो और दुनिया के कई देशों में अलग अलग नामों से पूजा जाता है, जिनका वास्तविक नाम है बोधिधर्मन, एक भारतीय
तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो बोधि धर्मन की जीवन गाथा। ऐसे ही रहस्यमय इतिहास के पन्नों में दबे हुए और एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने फिर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।